बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसी तरीके से आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे लोकेट करता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म एक एक्वियस सब्सटेंस है। एक्वियस सब्सटेंस का मतलब ये है कि ये इसमें ज्यादातर पानी होता है और एक ये लिक्विड सब्सटेंस होता है। यहाँ पे इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं और साथ साथ में स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सारी चीजें इसी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और उसके साथ यहाँ पे स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर सेल अगर कोई चीज बनाना चाहता है और इसके अलावा सेल अगर किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो सारी चीजें इसी सेल के अंदर मौजूद होते हैं। या अगर सेल कोई प्रोसेस करता है और उसी प्रोसेस के नतीजे में कोई वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये सारी चीजें इसी साइटोप्लाज्म के अंदर वहां पे मौजूद होते हैं। तो जब उसका सही टाइम आ जाता है तो वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये एक एनिमल सेल है। यहाँ पे मैंने शो किया है, ये बाहर साइड पे आप लोग को जो दिख रहा है ये है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद उसके दरमियान में ये वाला जो आप लोग को दिख रहा है ये है एक न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। जिस तरह सेल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी तरीके से न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है और उसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये साइटोप्लाज्म इसी सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान वाला जो एरिया है, ये खाली जगह आप लोग को देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन ये खाली नहीं होता, इसमें मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर दो किस्म की चीजें पाई जाती है। एक उसमें है सॉल्युबल और दूसरे है इनसॉल्युबल। तो जो सॉल्युबल है उसमें 70% वाटर है और उसमें बहुत सारे बायोकेमिकल्स मौजूद होते हैं। 70% वाटर और बहुत ज्यादा बायोकेमिकल्स वहां पे मौजूद होते हैं। उन बायोकेमिकल्स का काम यह है कि ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करते हैं, जिस तरह रेस्पिरेशन हो गया और बहुत सारे एक्टिविटीज जो कि सेल करती है, तो वो इसी साइटोप्लाज्म वाले लोकेशन के अंदर हो जाती है वो सारी एक्टिविटीज। इसके बाद इनसॉल्युबल पार्ट साइटोप्लाज्म का ये है कि इसमें ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं या स्टोरेज प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज ग्लूकोज वगैरह या शुगर वगैरह वहां पे मौजूद होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल में 70% वाटर है और उसके साथ दूसरे केमिकल जो उसके अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं और वो एक रिएक्शन साइट प्रोवाइड कर लेता है। रिएक्शन साइट प्रोवाइड कर लेता है, ये वहां पे एक जगह प्रोवाइड कर लेता है मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज के लिए, ताकि वो एक्टिविटीज उसी साइटोप्लाज्म के अंदर हो सके। और उसके मुकाबले में जो इनसॉल्युबल चीजें हैं उसमें वो है ऑर्गेनेलिज, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, बहुत सारे ऑर्गेनेलिज है। इसके बाद एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो वो सारे इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर वहां पे एम्बेडेड होते हैं। और ये साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान वाला जो एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोबारा सुन ले, साइटोप्लाज्म एक एक्वियस सब्सटेंस है। इसमें सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं और उसमें स्टोरेज प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल के होते हैं ना, वो उसी साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान वाला जो एरिया है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने के बाद अगली बारी आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिस्टम है मेम्ब्रेन का जो कि पूरे सेल के अंदर ये मौजूद होते हैं। यहाँ मैंने उसका डायग्राम बनाया है, इसी किस्म का उसका शेप है। ये पूरा एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ग्रीन कलर में मैंने बनाए हैं ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते क्या है और उसके कौन से टाइप्स है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम ये है कि ये लिपिड फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड्स को बना देते हैं। साथ में ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं सेल न्यूक्लियस के अंदर और उसके बाहर चीजों को लेके आना और जाना। इसके बाद प्रोटीन फॉर्मेशन भी करते हैं। तो लिपिड फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं और साथ में प्रोटीन फॉर्मेशन भी करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ER मैंने लिखा है, इसका मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि वो क्या होता है और इसका काम क्या है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं नॉन ग्रेन्युलर
नॉन ग्रेन्यूलर, ग्रेन्यूलर का मतलब है दानेदार। तो अगर ये हम बात करें नॉन ग्रेन्यूलर की तो इसका मतलब ये है कि ये दानेदार नहीं होते। अब ये दानेदार क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। जब उसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते तो हम इसको कहते हैं नॉन ग्रेन्यूलर। अगर इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं ग्रेन्यूलर। तो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स भी बेसिकली ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन राइबोसोम्स अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं है तो इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर ये राइबोसोम्स अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो फिर उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर ग्रेन्यूलर होगा, फिर वो दानेदार होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो नॉन ग्रेन्यूलर है, वो दानेदार नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? वो है लिपिड फॉर्मेशन। ये लिपिड फॉर्मेशन का काम करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो लिपिड्स होते हैं ना, जो लिपिड्स बनते हैं वो इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। और साथ में इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, वो सेल के अंदर और बाहर जाना या उसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर और बाहर चीजों को लेके आना जाना, तो ये सारी चीजें कंट्रोल कर लेती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस तरह मैंने बता दिया। इसके बाद बारी आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस तरह मैंने बता दिया कि ये ग्रेन्यूलर है। ग्रेन्यूलर इसी सेंस में है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। तो जब उसके साथ राइबोसोम्स अटैच है तो इसका मतलब ये है कि ये है ग्रेन्यूलर। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं ये इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच है तो राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये चीजें मिलके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई चीज बना है तो वो बाहर आता है, तो वो भी इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए बाहर आता है। या अगर साइटोप्लाज्म के साथ कोई चीज मौजूद है और वो उसी न्यूक्लियस के अंदर अगर उसने जाना है तो ये इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। यहाँ पे मैंने उसका डायग्राम बनाया है। ये पूरा एक सेल है, इसमें ये बाहर की साइड पे मौजूद है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद यहाँ पे मौजूद है ये वाला जो मैंने बनाया है, ये न्यूक्लियस है, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और उसके बाद ऊपर साइड पे मैंने बनाया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नीचे साइड पे मैंने बनाया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे मैंने आप लोग को देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये ब्लैक डॉट्स किए हैं, ये मैंने ब्लैक डॉट किए हैं। तो ये ब्लैक डॉट क्या जाहिर करते हैं? ये जाहिर करते हैं कि यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद है, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। लेकिन चूंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मैंने कोई भी राइबोसोम्स ड्रा नहीं किए, वहां पे मैंने कोई डॉट्स वगैरह नहीं लगाए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी राइबोसोम्स मौजूद नहीं होता, उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होता। इसके मुकाबले में अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ले तो वहां पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम लिपिड फॉर्मेशन और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फॉर्मेशन का है। दोबारा मैं बता देता हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन का एक सिस्टम है जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं और इसका काम है लिपिड फॉर्मेशन, इसके साथ प्रोटीन फॉर्मेशन और उसके साथ ट्रांसपोर्ट का काम भी ये करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। पहला यहाँ पे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं होते तो इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसको हम कहते हैं नॉन ग्रेन्यूलर। अगर ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो फिर उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ये होते हैं ग्रेन्यूलर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड फॉर्मेशन करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अच्छा, तो साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करने के बाद अगली बार आती है गोल्गी बॉडीज की। इन गोल्गी बॉडीज को हम गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्गी apparatus भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको ये नाम कैसे पड़ गया? तो ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसी वजह से बस इसको गोल्गी बॉडीज का नाम दिया गया। कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था तो इसी वजह से इसको गोल्गी बॉडीज का नाम दिया गया। ये क्या है? ये गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं? ये भी एक ऑर्गेनेल्स है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर एनिमल प्लांट्स वगैरह के अंदर ये मौजूद होते हैं और ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में ये पाए जाते हैं। ये एक सेट है फ्लैट सेक्स का।
जो कि एक दूसरे के ऊपर ये मौजूद होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये पाए जाते हैं और वो बना देते हैं गोल्जी बॉडीज। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये बनाए हैं, ये हो गया एक सेक, ये दूसरा सेक, ये तीसरा सेक, और इसको इसी तरीके से ये मौजूद होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर ये इसी तरीके से लगे रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये जमा हो जाते हैं और वो बना देते हैं गोल्जी बॉडीज को, ये बना देते हैं। और इन सेक्स को, ये हर एक इंडिविजुअल सेक को फिर हम कहते हैं सिस्टर्ने, हर एक इंडिविजुअल सेक को हम कहते हैं सिस्टर्ने। और ये फ्लैट सेक्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ये अटैच होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये लगे रहते हैं इसी साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में। तो यहाँ पे ये गोल्जी बॉडीज क्या करते हैं, गोल्जी बॉडीज बेसिकली सिक्रीशंस को स्टोर कर लेते हैं। जो भी सिक्रीशन इसके पास आते हैं, जो भी चीजें इनके पास आ जाती है वो अपने साथ स्टोर कर लेती है। लेट्स सपोज इससे पहले मैंने बता दिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह बना देते हैं। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो प्रोटीन और वो लिपिड्स बना लेते हैं तो वो तो हो गए सीक्रेट वहां से, तो वो आ जाते हैं इसी गोल्जी बॉडीज के अंदर, इसी गोल्जी बॉडीज के अंदर वो आ जाते हैं। तो ये अपने अंदर उसको स्टोर कर लेती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये स्टोर कर लेते हैं सिक्रीशंस को, मतलब दूसरे ऑर्गेनेलिज ने जो चीजें बनाई है गोल्जी बॉडीज उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती है। तो जब उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती है फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसको पैक कर लेती है, उसको मुकम्मल तौर पर पैक कर लेती है और राउंडेड सेक्स में उसको पैक कर लेती है और फिर उसी राउंडेड सेक्स को हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स। तो जब भी सिक्रीशंस आते हैं दूसरे ऑर्गेनेलिज से, गोल्जी बॉडीज उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती है और जब अपने अंदर स्टोर कर लेती है तो फिर उसको मुकम्मल तौर पर पैक कर लेती है और अपने जिस्म से रिमूव कर लेती है। और जब वो अपने जिस्म से रिमूव कर लेते हैं तो वो राउंडेड सेक्स होते हैं और फिर उसी राउंडेड सेक्स को हम गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। तो यहाँ पे गोल्जी वेसिकल्स फिर दो तरह के काम करते हैं, या तो वो सेल के अंदर रह जाते हैं और या सेल के बाहर चले जाते हैं। तो जिन की जरूरत सेल के अंदर होती है या जिन्होंने सेल के अंदर काम करना है तो वो सेल के अंदर रह जाते हैं। लेट्स सपोज अगर ऐसा प्रोटीन बना है, ऐसे प्रोटीन बना है जो कि वो सेल के अंदर उन्होंने काम करना है तो वो सेल के अंदर रह जाएंगे, वो बाहर नहीं चले जाएंगे। इसके मुकाबले में अगर किसी चीज ने या किसी प्रोटीन ने सेल के बाहर जाना है तो फिर वो सेल के बाहर चले जाते हैं। ये हो गया, ये मैंने बनाए हैं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला डायग्राम और ये नीचे ग्रीन कलर का आप लोग को देख रहे हैं तो ये है गोल्जी बॉडीज का डायग्राम। पहले क्या है, यहां से अगर कोई सिक्रीशंस वगैरह आती है तो वो सिक्रीशन, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट्स सपोज ये प्रोटीन्स है, तो जब वो वहां से आते हैं तो वो इसी गोल्जी बॉडीज के अंदर वो एंटर हो जाते हैं, गोल्जी बॉडीज के अंदर वो एंटर हो जाते हैं तो वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती है और उसको पैक कर लेती है। तो इसी साइड से वो एंटर हो जाते हैं और ये दूसरे वाले साइड से फिर वो बाहर निकल आते हैं। तो जब वो बाहर निकल आते हैं तो फिर वो मुकम्मल तौर पर पैक्ड मटेरियल होता है और फिर उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल, या उसको हम फिर गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। तो अब ये गोल्जी वेसिकल या तो इसी सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर आ जाएंगे और ब्लड में शामिल हो जाएंगे और फिर ब्लड को उसको कैरी कर लेगा जहां पे उसकी जरूरत होगी, या फिर ये सेल के अंदर ही रह जाएंगे और सेल के अंदर ही अपना फंक्शन करेंगे। जिस तरह मैंने बता दिया कि वो दो तरह के फंक्शन करते हैं, या तो वो सेल के अंदर रह जाएंगे या सेल से बाहर निकल जाएंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, तो इसी वजह से इसको हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं। तो ये फ्लैट सेक्स होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ये जमा हो जाते हैं और एक शेप बना लेते हैं, तो फिर उस शेप को हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज। जो कि मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये फ्लैट सेक्स है जो कि एक दूसरे के ऊपर मौजूद है और ये बना देते हैं गोल्जी बॉडीज को। और हर एक फ्लैट सेक्स को फिर यहाँ पे इसको हम कहते हैं सिस्टर्ने। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टर्ने। और ये गोल्जी बॉडीज फंक्शन क्या करते हैं, ये फंक्शन करते हैं कि जब भी कोई दूसरी ऑर्गेनेलिज किसी भी चीज को सीक्रेट कर लेते हैं, या प्रोटीन्स हो गया या लिपिड्स हो गए या कोई दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, तो ये उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती है, उसको पैक कर लेती है और उसको कन्वर्ट कर लेती है गोल्जी वेसिकल्स में। तो जब वो गोल्जी वेसिकल अगर सेल के अंदर उसकी जरूरत है तो वो अंदर रह जाएगी, अगर सेल से बाहर उसने जाना है तो फिर वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर निकल जाएगी। तो ये तीन ऑर्गेनेलिज आज हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर्स में मजीद ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।